दोस्तों, एक सरकारी अस्पताल की नर्स 8 फरवरी को लापता हो जाती है। उसके बारे में किसी के पास भी कोई जानकारी नहीं है। उसके फ़ोन नंबर पे बार बार फ़ोन किया जा रहा है, कोई भी उस फ़ोन को ना तो उठा रहा है, ना ही किसी प्रकार का कोई जवाब दे रहा है। करीब 5-6 दिन बीत जाने के बाद जब उसके परिजन उस लड़की की खोजबीन करके थक जाते हैं, फिर वे पहुंचते हैं सीधे पुलिस के पास और पुलिस में जाकर अपनी बहन बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और दोस्तों, अब पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस लड़की के बारे में सही जानकारी निकाल कर दे। पुलिस करीब 4 महीनों तक लगातार उस लड़की यानी कि उस नर्स का लगातार पीछा कर रही होती है, पता कर रही होती है, जानकारी और सूचना जुटा रही होती है। तब जाकर पुलिस को एक ऐसी जानकारी मिलती है जिसके अंतर्गत वह नर्स एक ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क में थी जो कि खाकी वर्दी पहनता था, यानी कि वही खाकी वर्दी जो कि अक्सर अपराधियों से लड़ने का और आम जनता को बचाने का काम करती है। वही खाकी वर्दी आज अपराधी बन गई है और इसी खाकी वर्दी के पीछे छुपकर उसने इतने भयंकर हत्याकांड को अंजाम दिया है। जब पुलिस ने उस खाकी वर्दी वाले हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया तो पुलिस ने भी अपने दांतों तली उंगली दबा ली, क्योंकि वह जो हेड कांस्टेबल है वह आज भी पुलिस की नौकरी कर रहा है। दोस्तों, आखिर पुलिस कैसे पहुंची उस मुख्य आरोपी के पास, कैसे उसने इस गुत्थी को सुलझाया? दोस्तों, बड़ा ही उलझा हुआ मामला, लेकिन पुलिस ने अपनी सूझबूझ के कारण इस मामले को बड़ी आसानी से सुलझा दिया। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना और पूरा किस्सा कि क्या क्या कब कब हुआ है। दोस्तों, आगे की बात जानने के पहले आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का मामला सामने आया है कानपुर देहात से। कानपुर देहात की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शालिनी। शालिनी सरकारी अस्पताल में एक नर्स का काम किया करती है और यही शालिनी पिछले 2 सालों से मनोज कुमार नाम के एक पुलिस जो हेड कांस्टेबल है उनके प्रेम संबंध में थी, यानी कि दोनों प्रेम प्रसंग के चलते पिछले 2 साल से एक दूसरे के साथ बड़ी खुशनुमा जिंदगी जी रहे थे। दोस्तों, यहाँ शालिनी के पास मनोज के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। अक्सर शालिनी इसी प्यार के चलते मनोज से कहा करती कि वह उससे शादी करना चाहती है, उससे अब शादी कर लो और घर बसा लो। दोस्तों, शालिनी जो कि अपने परिवार से अलग रहती है किराए पर और वहीं से वो सरकारी अस्पताल में नर्स की ड्यूटी किया करती है, वही शालिनी जो कि अपने परिवार से हर 3-4 दिन बाद फ़ोन करके अपनी जानकारी और उनकी जानकारी भी लेती है और अक्सर अपने परिवार को पैसे भेजती रहती है ताकि उनकी भी अच्छी गुजर बसर हो सके। दोस्तों, 8 फरवरी के बाद जब शालिनी का कोई भी फ़ोन उसके परिजनों के पास नहीं पहुंचता है तो सभी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि आखिर शालिनी को क्या हो गया। लेकिन जब उनके परिजन अगले 7 दिन के बाद जब उस सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पिछले 10 दिनों से तो शालिनी हॉस्पिटल आई ही नहीं है। इस बात को जानकर शालिनी के परिजनों का बुरा हाल हो जाता है। आखिर शालिनी गई तो गई कहाँ? दोस्तों, शालिनी के सहकर्मियों द्वारा उनको जानकारी मिलती है कि शालिनी क्या एक दोस्त है, उसका नाम मनोज कुमार जो कि यूपी पुलिस में ही काम करता है। दोस्तों, जब उस मनोज कुमार के बारे में जानकारी मिलती है तो मनोज कुमार की अब जो है पोस्टिंग दूसरे थाने में हो गई है। अब वे बर्रा थाने में पहले काम किया करते थे, अब वो दूसरे थाने में ट्रांसफ़र हो गए हैं। दोस्तों, जब मनोज कुमार के पास जाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर मनोज कुमार साफ मना कर देते हैं कि वे शालिनी नाम की किसी नर्स को जानते ही नहीं हैं। मनोज बताते हैं कि एक बार वो उस हॉस्पिटल में गए थे एक अपराधी के शव को लाने के लिए। उसी समय शालिनी से उनकी बातचीत हुई थी और बस उसके बाद वे शालिनी नाम की किसी नर्स को नहीं जानते हैं। परिजन अब मनोज कुमार से जानकारी पाकर वापस लौट आते हैं और फिर पुलिस में जाकर कंप्लेंट दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि उनकी जो बेटी या बहन है शालिनी, वह अब गायब है, पता नहीं किस जगह पर लापता हो गई है, उनको उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। दोस्तों, अब पुलिस का पूछताछ का मामला आगे बढ़ जाता है और पुलिस अब जगह जगह पर पूछताछ कर रही होती है, क्योंकि पुलिस की जांच करने के तरीके अलग होते हैं। वो हर मामले को
और हर सूचना को बड़ा मानकर और एक मुख्य लीड मानकर आगे बढ़ रही होती है। दोस्तों, यहाँ जब पुलिस शालिनी के फ़ोन नंबर्स की जानकारी निकालती है, उन नंबर्स की CDR रिपोर्ट निकलवाती है, तब पता चलता है कि शालिनी के फ़ोन से सबसे ज़्यादा मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति से लगातार बातचीत हो रही है। यह मनोज कुमार वही हेड कांस्टेबल तो नहीं है। अब पुलिस जब उसके बारे में जानकारी निकालती है तो पुलिस बिल्कुल सटीक पहुंचती है और सीधी पहुंच जाती है मनोज कुमार के पास। अब मनोज कुमार से पूछताछ कर रही होती है पुलिस कि तुम शालिनी के बारे में क्या जानते हैं। मनोज कुमार बताते हैं कि वो एक अपराधी के शव को हॉस्पिटल से लाने के लिए गए थे, तब शालिनी से इतनी बातचीत हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस अब समझ पाती है कि यह मनोज तो हमको बेवकूफ़ बना रहा है। और जब पुलिस पूरे साक्ष्यों के साथ मनोज से पूछती है कि फिर तुम्हारी शालिनी के नंबर पर इतनी लंबी बातचीत क्यों और किस प्रकार होती है, तो यहाँ इस जानकारी को सुनकर जो मनोज कुमार है वो बिल्कुल झेप जाते हैं, यानी कि परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर पुलिस उनके चेहरे को पहचान जाती है और फिर पुलिस वाले उनके हाथों में हथकड़ी लगाते हुए कहते हैं कि अब आपको सच बोलना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ अब मनोज कुमार की समझ में आ जाता है कि उसका सच अब ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता, वह तो सामने आकर ही रहेगा। दोस्तों, अब मनोज कुमार सच बता रहे होते हैं, लेकिन उससे पहले पुलिस मनोज कुमार को अब थाने ला चुकी होती है और थाने में अब मनोज से और भी पूछताछ हो रही होती है। दोस्तों, यहाँ सारी पूछताछ एक कैमरे के सामने हो रही है और उसी कैमरे के चलते अब पुलिस लगातार सवाल पे सवाल किए जा रही है और मनोज उनका जवाब दिए जा रहा है। यहाँ मनोज कुमार एक ऐसे खुलासे को सामने लाता है जिसको जानकर आप भी श्रोतागण दंग रह जाएंगे। दोस्तों, मनोज कुमार बताता है कि उसके 2 बच्चे और वो पहले से ही शादीशुदा है। शालिनी जो कि देखने में बेहद खूबसूरत थी, शालिनी से उनको मोहब्बत हो जाती है और फिर एक दिन जब वो हॉस्पिटल में किसी कार्य से जाते हैं तो वहाँ पर वो शालिनी से अपने प्रेम का इजहार कर देते हैं। और दोस्तों, यहाँ शालिनी भी उनके इस प्रपोजल को मान लेती है। दोस्तों, उनको इसी प्रेम प्रसंग में रहते हुए करीब 2 साल गुजर जाते हैं, जब शालिनी लगातार मनोज कुमार पर शादी करने का दबाव बना रही होती है, कह रही होती है कि अब उसको घर बसाना चाहिए क्योंकि वह अब अपने परिवार को सब कुछ बता चुकी है। तो यहाँ पर मनोज कुमार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। भाई, एक आदमी 2 पत्नियाँ और इतने बच्चों को कैसे रख पाएगा? इस बात को लेकर मनोज कुमार अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसी मामले में मनोज कुमार की टेंशन को बढ़ता हुआ देख उसका मित्र, जिसका नाम राहुल कुमार है, वह मनोज से पूछता है कि भाई तुम परेशान क्यों होते हैं। यहाँ पर मनोज कुमार राहुल को बता देता है कि उसकी परेशानी का कारण मुख्य यही है। दोस्तों, यहाँ राहुल मनोज को एक सुझाव देता है। वह कहता है क्यों ना शालिनी को ही रास्ते से हटा दी जाए, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दोस्तों, इस बात पर दोनों एग्री कर जाते हैं और फिर दोनों आगे बढ़ते हैं इसी मामले में। अब मनोज कुमार फ़ोन करके शालिनी को उसके घर के पास बुलाता है और जैसे ही शालिनी मनोज कुमार के जो घर होता है उसके पास पहुंचती है तो उसी जगह पर राहुल मनोज के साथ गाड़ी लेकर खड़ा होता है। और दोस्तों, जैसे ही मनोज शालिनी से बात कर रहा होता है, गाड़ी से उतरकर इतने में ही राहुल पीछे से आकर और एक बढ़िया, जिसे गमछा बोलते हैं, उसको शालिनी के गले में डाल देता है और उसको खींचकर शालिनी के गले को घोंटकर शालिनी की हत्या कर देता है। दोस्तों, अब जो मनोज कुमार है और राहुल दोनों शालिनी के शव को अपनी गाड़ी में डालकर सीधे निकल जाते हैं एटा के लिए। दोस्तों, एटा पहुंचते पहुंचते, जो कि कानपुर से 230 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर जो मनोज कुमार है वह अपनी वर्दी में होता है और उसको वर्दी में देखकर कोई भी पुलिसकर्मी या जो जांच कर्मी है वह उनको नहीं रोक पाता है, ना ही टोक पाता है। और दोस्तों, अब जैसे ही मनोज कुमार अपनी उस जगह पर पहुंचता है, एटा पहुंचता है, वहां पर जाकर अब राहुल और मनोज दोनों उस लड़की शालिनी के चेहरे को चाकू और पेचकसों से गोद देते हैं ताकि उसकी कोई पहचान ना होने पाए। और फिर वो दोनों उस लड़की के शव को एक कुएं के पास फेंककर भाग जाते हैं। दोस्तों, कुछ ही दिनों में अब जो मनोज है उसका तबादला हो जाता है दूसरे थाने में और मनोज पहुंच जाता है दूसरे थाने में और वहां पर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा होता है। अब मनोज सोच रहा होता है कि उसकी जो परेशानी का जो कांटा था वो तो निकल गया है, अब वह बड़े आसानी से ज़िंदगी जिए। लेकिन पता नहीं किस प्रकार से पुलिस जब अपनी जांच में आगे बढ़ती है तो पुलिस दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है। पुलिस उस मुख्य दोषी जिनका नाम मनोज कुमार है उनको गिरफ्तार कर लाती है और
अब मनोज कुमार की निशानदेही पर उनके दोस्त राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस गाड़ी को भी गिरफ्त में ले लिया जाता है जिसमें शालिनी के शव को ले जाया गया था। पुलिस शालिनी के जो कंकाल को बरामद करती है उसका जब डीएनए टेस्ट कराया जाता है तब यह बात की पुष्टि होती है कि यह वाकई में शालिनी का ही शव है और उसी की हड्डियां हैं। तब जाकर पूरे परिवार को तसल्ली हुई कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही है। यानी कि एक झूठे प्रेम प्रसंग के चलते एक लड़की जो कि नर्स थी सरकारी हॉस्पिटल में और संविदा पे कार्य कर रही थी, वह एक ऐसे पुलिस हेड कांस्टेबल के प्रेम में पड़ जाती है जिसकी वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। दोस्तों, आजकल के जो ये प्रेम प्रसंग के मामले हैं ये बेहद ही खतरनाक होते जा रहे हैं। दोस्तों, हमारा निवेदन आपसे सिर्फ यही है कि इस प्रकार के झूठे और दिखावे वाले प्रेम प्रसंगों में ना पड़ें और ना ही इनके अपने बच्चों को जाने दें, क्योंकि इनके परिणाम हमेशा ही गलत होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो और जो सुनाया गया किस्सा है वो पसंद आया होगा। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।